Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for class 10. So students, हम पढ़ रहे हैं आपकी बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 का साइबर एथिक्स चैप्टर। जैसा कि आपको पता है कि हमने साइबर एथिक्स चैप्टर को फिनिश कर लिया है और आज इस वीडियो में हम साइबर एथिक्स चैप्टर के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपकी बुक में सेक्शंस वाइज डिवाइड किए हुए हैं। सेक्शन ए में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, सेक्शन बी में है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। ओके, सो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बेस्ड है आपके उन सारे पार्ट्स पर जो हमने साइबर एथिक्स में पढ़ा। अब हमने साइबर एथिक्स में क्या क्या पढ़ लिया। साइबर एथिक्स में हमने देखा कि साइबर एथिक्स क्या होता है, ठीक है, कौन से इश्यूज हैं जो ई कॉमर्स में आते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं बहुत सारी। ओके, तो उनमें कौन से इश्यूज आप फेस करते हैं, कौन से एथिक्स होते हैं ई कॉमर्स के, जैसे प्राइवेसी हो गया, ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि प्राइवेसी के अलावा जो आपने और दो टाइप्स के इश्यूज देखे थे, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन फ्रॉड, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। ओके, देन उसके बाद में हमने अदर एथिकल इश्यूज भी देखे थे। जो अदर एथिकल इश्यूज में हमने मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट पढ़े थे एथिक्स, क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्लेजरिज्म्स, क्लियर, एंड लास्ट वन इज डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स, क्लियर। इसके बाद फिर हमने इस चैप्टर में पढ़ा था फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स, क्लियर। इन सारी चीजों को हमने डिटेल में पढ़ा। सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस क्या होते हैं वो देखा था, एंड आफ्टर दैट हमने लास्ट में डिजिटल डिवाइड पढ़ा था। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, और जिसने इन टॉपिक्स को अच्छे से नहीं समझा है, नहीं देखा है वीडियो को, तो सबसे पहले आप इन टॉपिक्स को अच्छे से समझिए, इनकी वीडियोस देखिए, ताकि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ सको। और आज जो मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाली हूं, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो व्हाट इज द प्राइवेसी इन ई कॉमर्स? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइवेसी इन ई कॉमर्स, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? अब देखिए, प्राइवेसी इन ई कॉमर्स में हमने 3 एथिक्स देखे थे, प्राइवेसी, ऑनलाइन फ्रॉड एंड सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। ओके, तो अब प्राइवेसी क्या होता है? प्राइवेसी की जब हम बात करते हैं, इट मींस प्रोटेक्शन, है ना। प्राइवेसी का मीनिंग क्या है यहाँ पर? प्रोटेक्शन। अब प्राइवेसी कैसी भी किसी भी तरीके से हो सकती है, क्लियर। आप घर पे अपना रूम चाहते हो अलग से सेपरेट, है ना, तो इट मींस कि आप भी प्राइवेसी चाहते हो, क्लियर। यदि आप ऑनलाइन अपने डेटा को सेफ रखना चाहते हो, इट मींस आप ऑनलाइन भी अपने डेटा के लिए प्राइवेसी चाहते हो। ओके, सो प्राइवेसी ई कॉमर्स में कैसे इंपॉर्टेंट है? अब ई कॉमर्स भी क्लियर है। ई कॉमर्स क्या होता है? वो फील्ड होती है, वो वेबसाइट्स होती है जहां पे आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को बाय और सेल करते हो, क्लियर है। तो वहां पे प्राइवेसी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्यों इंपॉर्टेंट होती है? प्राइवेसी इज अ प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन ऑनलाइन। जब आप ऑनलाइन अपनी इंफॉर्मेशन देते हो, ऑनलाइन अपनी इंफॉर्मेशन इंसर्ट करते हो, तो उस टाइम पे हमें प्राइवेसी मेंटेन करनी होती है ना, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चाहिए होती है। इट मींस कि सपोज आप कोई शॉपिंग करते हो, क्लियर, कोई भी वेबसाइट से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी, तो जब आप शॉपिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एंटर करते हो। ओके, कोई भी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए, क्लियर। तो आप जब अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल, या आप पेटीएम से कर रहे हो, फोन पे से कर रहे हो, तो वहां भी आप अपने सिक्योरिटी कोड्स लिखते हो, बैंक डिटेल्स लिखते हो। तो आप क्या चाहते हो कि ये जो सारी डिटेल्स है, जब ये किसी वेबसाइट पे, वेबसाइट मतलब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनकी मर्चेंट साइट पे जाती है, तो वहां आपकी इंफॉर्मेशन का मिसयूज ना हो, प्रॉपर आपकी इंफॉर्मेशन सेफ रहे, तो वहां पे इंपॉर्टेंट होती है प्राइवेसी। क्लियर हुआ? सो प्राइवेसी इज प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन ऑनलाइन इन ई कॉमर्स, स्पेशली इट इज रिलेटेड टू कंपनी पॉलिसीज ऑन द यूज ऑफ द यूजर डेटा। अब जो प्राइवेसी होती है वो कैसे मैनेज की जाती है? वो मैनेज की जाती है कि जो कंपनी की वेबसाइट से वो यूजर्स के डेटा को, मतलब कस्टमर्स के डेटा को कैसे मेंटेन करते हैं। कौन सी ऐसी पॉलिसीज है कंपनी की जिनको यूजर यूज करते हैं अपने डेटा को सेफ रखने के लिए। द प्राइवेसी ऑफ यूजर मस्ट बी रेस्पेक्टेड बाय इंश्योरिंग दैट डेटा कलेक्टेड दिस वे मस्ट नॉट बी यूज्ड इन पब्लिक डोमेन और सोल्ड टू इररेस्पॉन्सिबल पार्टीज। क्लियर? To respect the privacy, the merchant or the seller must clearly state about how the user data will be used in the terms and conditions.
इस लाइन को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। क्या लिखा है यहाँ पे कि प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करने के लिए, प्राइवेसी आपकी बनी रहे ऑनलाइन, जब आप कोई शॉपिंग करते हो या कुछ सेलिंग या परचेसिंग का काम करते हो, उस टाइम पर ई कॉमर्स वेबसाइट में आपकी प्राइवेसी बनी रहे, इसके लिए सेलर और मर्चेंट, ओके, दोनों की बात हो रही है यहाँ पर, मस्ट क्लियरली स्टेट द हाउ द यूजर डेटा विल बी यूज्ड इन टर्म्स एंड कंडीशन। अब हर कंपनी की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि उस कंपनी के साथ जिसके साथ आप ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो, उसकी टर्म्स कंडीशंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, ताकि जब आप अपना डेटा सेंड करो, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेंड करो या कुछ पेमेंट करो, एट दैट टाइम आपका जो डेटा है वो सेफ और सिक्योर रहे। क्लियर? दैट इंप्लीमेंट टेक्निकल सेफगार्ड्स फॉर सेफ्टी ऑफ यूजर्स प्रोवाइडेड डेटा। क्लियर हुआ? सो ये आंसर आप अच्छे से लिख सकते हो। अब नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑनलाइन फ्रॉड। अब ऑनलाइन फ्रॉड क्या है? नेक्स्ट एथिक है। क्लियर? ये हमने ई कॉमर्स में देखा था। ओके, ऑनलाइन फ्रॉड, वो फ्रॉड जो इंटरनेट पे होते हैं, इंटरनेट पे कमिट किए जाते हैं, वो कहलाते हैं ऑनलाइन फ्रॉड। ओके, अब इसमें कौन कौन से फ्रॉड्स हो सकते हैं, इसके फॉर्म्स हमने यहाँ कुछ लिखे हुए हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखे थे जब हमने ये पढ़ा था। नॉन डिलीवर गुड्स, नॉन एग्जिस्टेंट कंपनीज, स्टीलिंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स। अब ये जो दो आपको शो हो रहे हैं, नॉन डिलीवर गुड्स और नॉन एग्जिस्टेंट कंपनीज, ये कैसे फ्रॉड्स हैं? इन फ्रॉड्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सपोज आपने कोई ऐसी वेबसाइट पे लॉगिन कर लिया, अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल दिए और वहां पे आपने कुछ ऑर्डर कर दिया, ओके, और वो वेबसाइट सही नहीं थी। ओके, अब उस वेबसाइट पे आपने कुछ ऑर्डर करा, लेकिन गुड्स अभी तक आपको डिलीवर नहीं हुआ है। क्लियर? या फिर हम बोल सकते हैं कि क्यों गुड्स आपको डिलीवर नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन या वो वेबसाइट जिसकी थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो एक फ्रॉडुलेंट वेबसाइट थी। ओके, सो ये होता है दो फ्रॉड्स, नॉन डिलीवर्ड गुड्स एंड नॉन एग्जिस्टेंट कंपनीज। तो इसके लिए कि हम एक सही वेबसाइट के साथ, हम एक सिक्योर वेबसाइट के साथ में ट्रांजेक्शन करें, उसके लिए क्या जरूरी होता है, उसके लिए क्या जरूरी होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे हम। तो अभी तो बेसिकली हम फ्रॉड देख लेते हैं। नेक्स्ट इज स्टीलिंग इंफॉर्मेशन। अब ये जो कंपनीज है जो हमें गुड्स डिलीवर नहीं कर पाती है टाइम से, या जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ओके, फिर भी जो यूजर्स है वो उसका हिस्सा बन जाते हैं, उन फ्रॉड का हिस्सा बन जाते हैं, तो वहां पे एक्चुअली क्या होता है, वो कंपनीज जो होती है वो यूजर्स की इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए इस तरीके से फ्रॉड क्राइम करती हैं। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट इज फ्रॉडुलेंट पेमेंट। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है ओटीपी, है ना। बैंक, आपके बैंक अकाउंट से पैसे चले जाना जस्ट बिकॉज कुछ ऐसे हैकर्स होते हैं जो आपके मोबाइल फोन्स को हैक कर लेते हैं, या उस पर कुछ ओटीपी आता है तो वहां से आपके बैंक अकाउंट को हैक कर लेते हैं और वहां से सारा मनी आपका चला जाता है। ओके, सो कुछ ऐसे फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स भी होते हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, आजकल तो इंटरनेट पे मिलियंस में वेबसाइट्स हैं, तो जरूरी नहीं कि मिलियंस में जो वेबसाइट्स है वो सारी ट्रस्टेड और प्रोटेक्टेड वेबसाइट्स हों। ओके, क्योंकि हैकर्स भी उतने ही हैं जो क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा को हैक कर सकते हैं, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं, हमारे बैंक अकाउंट से पैसों की चोरी कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? फ्रॉड्स कहलाते हैं। तो जब भी इस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं तो हमें बहुत अवेयर रहना होता है, हमें उन्हीं वेबसाइट्स के साथ में ट्रांजेक्शन करना होता है जो ट्रस्टेड होती हैं, ओके, जो प्रोटेक्टेड होती हैं। और वो वेबसाइट जो प्रोटेक्टेड होती हैं, तो उसके लिए कौन सी ऐसी वेबसाइट है, उसको हम कैसे पहचानते हैं कि वो वेबसाइट ट्रस्टेड है? तो उसके लिए पढ़ते हैं हम secure data transmission. So next question is, what is secure data transmission? What technical ways are used to ensure the secure data transmission? अब सपोज आपका कोई डेटा है वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, किसी वेबसाइट से, सपोज आपने कोई पेमेंट किया है या आपने अपने लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया किसी वेबसाइट में, तो आपका जो डेटा है, आपके जो नेट बैंकिंग के कुछ यूजर आईडी पासवर्ड है, कुछ अमाउंट आपका ट्रांसफर हो रहा है किसी वेबसाइट पे, आप कोई पेमेंट कर रहे हो, तो उस टाइम पे ये जो अमाउंट, जो आपका यूजर क्रेडेंशियल, ये सब ट्रांसफर हो रहा होता है नेक्स्ट वेबसाइट पे। ओके, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिक्योर हो, डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो सिक्योर हो, मतलब कोई फ्रॉड ऑकर ना हो, कोई हैकर हमारे डेटा को एक्सेस ना कर सके, जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऑनलाइन फ्रॉड्स देखे, तो उससे बचने के लिए जो हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो सिक्योर होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या होता है सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन? It means applying enough technical safeguards so that data travels safely to its target without being compromised or eavesdropped.
सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें उन टेक्निकल सेफगार्ड्स का यूज करना है जिनके साथ, जिनकी वजह से हमारा जो डेटा है जहाँ ट्रैवल हो रहा है एक टारगेट तक, है ना, यहाँ बोल सकते हैं डेस्टिनेशन तक सेफली पहुंच जाए। ओके, सो अब टू इंश्योर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, और इसके लिए मेजरली फॉलो टेक्निक्स आर, है ना, कोई फ्रॉड कमिट ना हो, हैकर हमारे डेटा को हैक ना कर सके, तो इसके लिए हमारा डेटा सिक्योरली ट्रांसफर हो सके, इसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, हम कुछ टेक्निक्स को देखते हैं। ये टेक्निकल सेफगार्ड्स है जिनका हम यूज करते हैं। ओके, तो टेक्निकल सेफगार्ड्स में सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, SSL, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। सबको अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से। इंटरनेट का फर्स्ट चैप्टर था, जब भी मैंने SSL डिटेल में समझाया था, जब हमने साइबर एथिक्स पढ़ा तब भी मैंने आपको SSL बहुत अच्छे से समझाया था। सो होप आपको अब SSL का फुल फॉर्म भी पता होगा और SSL सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है ये भी क्लियर होगा। तो क्या होता है SSL का फुल फॉर्म? SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, सो बी अवेयर अबाउट दिस। जिसको नहीं पता है नोट डाउन कर लीजिए। सिक्योर सॉकेट लेयर, इट मींस कि यहाँ पर सेंडर सिस्टम से रिसीवर सिस्टम के बीच में जब डेटा ट्रैवल कर रहा होता है तो वो सिक्योरली ट्रैवल करे, है ना, बिना किसी फ्रॉड के, बिना किसी हैकर के डेटा आपका सिक्योरली ट्रैवल करे। उसके लिए हम इस सिक्योर सॉकेट लेयर पे जो प्रेजेंट होते हैं प्रोटोकॉल्स, उनका यूज करते हैं। ओके, सो सिक्योर सॉकेट लेयर इज अ स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। क्या होता है कि ये स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है विच इंश्योर्स डेटा सिक्योरिटी। जो किसको इंश्योर करता है? डेटा सिक्योरिटी को। कैसे? बाय एस्टैब्लिशिंग encrypted online links between the web server and the browser। देखिए किनके बीच में होता है ये सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल? क्या करता है? एस्टैब्लिश करता है एनक्रिप्शन, एनक्रिप्टेड ऑनलाइन लिंक्स को एस्टैब्लिश करता है वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर में। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सिक्योर सॉकेट लेयर वर्क कैसे करता है, प्रोटोकॉल वर्क कैसे करता है। यहाँ पे जिस टेक्निक का यूज करता है ये प्रोटोकॉल, वो टेक्निक होती है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का मतलब होता है कि एक की असाइन की जाती है आपके मैसेज के साथ। मैसेज मतलब जो भी डिटेल, यूजर आईडी, पासवर्ड, पेमेंट कर रहे हो आप कुछ, वो कोई नेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो सारी चीजें जो आप सिक्योरली ट्रांसमिट करना चाहते हो तो उसको हम करते हैं इनक्रिप्शन मेथड का यूज करके। उन मैसेज के साथ में की अटैच होती है, इन की को हम कीपर टेक्स्ट भी कहते हैं। तो कौन सी टेक्निक का यूज करता है सिक्योर सॉकेट लेयर? एनक्रिप्शन टेक्निक का यूज करता है। ओके, किन के बीच में? आप ब्राउजर यूज कर रहे हो, ब्राउजर पे वेबसाइट खुली हुई है, ब्राउजर के थ्रू ही आप अपना डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो। कहाँ? मर्चेंट वेबसाइट तक जो वेब सर्वर पर सेव है। तो वेब सर्वर एंड ब्राउजर के बीच में इनक्रिप्शन होता है। क्लियर? अब डेटा इनक्रिप्शन, जैसा मैंने बताया कि इनक्रिप्टेड डेटा व्हेन सेंट ओवर इंटरनेट इज हार्ड टू स्टील एंड हैंड्स टू सेफर। अब जब डेटा आपका जो मैसेज है उसके साथ कोई की अटैच हो जाती है तो वो डेटा क्या हो जाता है, वो मैसेज कैसा हो जाता है? एक अनरीडेबल फॉर्म में होता है। तो हैकर यदि उसे हैक भी कर लेता है तो वो उसके काम का नहीं होता है। ओके, समझ में आया? तो एनक्रिप्शन से क्या होता है? एनक्रिप्शन जो है उसमें आपका डेटा कि चोरी होने के, डेटा के हैक होने के चांसेस कम होते हैं और आपका डेटा मोर सेफ रहता है। ओके, नेक्स्ट इज यूजिंग सेफ प्रोटोकॉल्स। अब जब भी आप कोई फाइल को ट्रांसफर करते हो या किसी तरीके के डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हो तो आपको सेफ प्रोटोकॉल्स का यूज करना होता है। जैसे मोस्ट सेफ प्रोटोकॉल इज HTTPS। कौन सा सबसे ज्यादा सेफ प्रोटोकॉल होता है? HTTPS। सेकंड जो है यहाँ पे होता है FTP प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, अब HTTPS जो है ये सिक्योरिटी के लिए होता है कि आपका जो डेटा है वो सेफली सिक्योर हो रहा है, सेफली ट्रांसफर हो रहा है। ओके, इसको कैसे पहचानते हैं हम? एक पैडलॉक साइन के साथ में, मतलब यहाँ पे एक लॉक लगा रहता है और वो लॉक्ड रहता है। क्लियर? और इसके आगे HTTPS, फिर फर्दर यहाँ पे आपकी क्या होती है? वेबसाइट का नाम होता है। तो जब भी किसी वेबसाइट के बिफोर आप ये चीज देखते हो पैडलॉक का साइन और HTTP के साथ S, इट मींस कि आप एक ट्रस्टेड वेबसाइट के साथ में डील कर रहे हो, आप एक सही वेबसाइट के साथ अपने डेटा को शेयर कर रहे हो। सो बात समझ में आई? इसको जो मैंने समझाया आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है SSL, डेटा एनक्रिप्शन क्या होता है, सेफ प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं। और जब डेटा सेफ हो रहा होता है तो हमें किसी भी वेबसाइट पर
क्या देखना है सबसे पहले कि जिस वेबसाइट के साथ आप काम कर रहे हो, जिस वेबसाइट को आप एक्सेस कर रहे हो, तो उसके आगे क्या होना चाहिए, इस तरीके का कीपैड साइन होना चाहिए, लॉक ओके, पैडलॉक साइन और HTTPS प्रोटोकॉल होना चाहिए। एस का मतलब यहाँ पे सिक्योर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके, फिर भले आप देख लीजिए कौन सी वेबसाइट है, अमेजोन वेबसाइट का यूज कर रहे हो आप, फ्लिपकार्ट का यूज कर रहे हो, जो भी वेबसाइट का आप यूज कर रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या हुआ, जो हमने अदर एथिकल इश्यूज देखे थे, अदर एथिकल इश्यूज 3 देखे थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्लेजरिज्म और डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना, जिसे हम डिजिटल एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो 3 हमने अदर एथिकल इश्यूज देखे थे, अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इन पर ही बेस्ड है, जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किससे रिलेटेड है? बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड है किसी प्रॉपर्टी से। अब वो प्रॉपर्टी हो सकती है कोई इंफॉर्मेशन, है ना, हो सकता है आपने इंटरनेट पे कोई अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड की हो, ओके, कोई सी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई म्यूजिक या फिर कोई बुक हो सकती है, कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई कैसी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, ओके। तो वो इंफॉर्मेशन जो आपने क्रिएट करी है वो आपका ओरिजिनल वर्क है। अब उसके राइट्स भी ऑनर के पास होते हैं जिसने वो इंफॉर्मेशन क्रिएट की है। तो राइट्स का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स कि ऑनर है जिसने इंफॉर्मेशन क्रिएट की है, उसके पास ये राइट होते हैं कि वो उस इंफॉर्मेशन को कितने यूजर्स के साथ शेयर कर सकता है, कितने यूजर्स को वो इंफॉर्मेशन सेल कर सकता है किसी प्राइस पे। ओके, सो ये जो राइट्स जो मैंने आपको अभी बताए वो वही कहलाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इट मींस जो इंफॉर्मेशन आपने क्रिएट करी उस पे जो आपके राइट्स हैं, आप उन राइट्स का यूज करके अदर यूजर्स को आप अपनी इंफॉर्मेशन को सेल कर सकते हो, ठीक है, एक्सचेंज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स ऑफ ऑनर ऑफ इंफॉर्मेशन टू डिसाइड how much information is to be exchanged, shared and distributed. Also it gives the owner a right to decide the price of for doing. तो यहाँ पर ऑनर को ये राइट होता है कि वो उस इंफॉर्मेशन का प्राइस भी डिसाइड कर सकता है कि कितनी इंफॉर्मेशन उसको शेयर करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है या एक्सचेंज करनी है। सो क्लियर हुआ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब ये इंफॉर्मेशन उसकी खुद की बनाई हुई है, तो खुद की इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे हमने 3 चीजें देखी थी। इसके जो एग्जांपल्स थे वो थे कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स या ऑनर का खुद का क्रिएटिव आर्ट वर्क, डिजाइंस। ओके, ये सब क्या हो गए? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, इस तरीके से हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गीतू इज एन आर्टिस्ट। देखिए थोड़ा सा एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है कि गीतू एक आर्टिस्ट है, शी पोस्ट हर आर्ट वर्क ऑन द इंटरनेट। ओके, ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ही हम एग्जांपल बोल सकते हैं। क्या कि गीतू एक आर्टिस्ट है और उसने अपना आर्ट वर्क, जो उसने आर्ट वर्क बनाया है, उसको इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। अब गीतू ने अपना आर्ट वर्क बनाया, ठीक है, तो वो उसका ओरिजिनल वर्क हुआ, ठीक है, तो गीतू वहां पर क्या हो गई? अपने आर्ट वर्क की ओनर हो गई। नाउ वन डे she comes to know that Shreyas has downloaded one of the paintings that she had posted without her permission. अब एक दिन क्या हुआ? श्रेयस ने जो पेंटिंग गीतू ने अपलोड की थी उसको डाउनलोड कर लिया, ओके, गीतू की परमिशन के बिना उस पेंटिंग को यूज कर लिया। He had further printed that image on an invitation card. और श्रेयस ने उसे अपने इनविटेशन कार्ड पर उसके आर्ट वर्क, गीतू के आर्ट वर्क को, पेंटिंग को कॉपी भी कर लिया, प्रिंट भी कर लिया। Has श्रेयस डन द राइट थिंग? क्या श्रेयस ने ये जो चीज की करेक्ट थी, राइट थिंग थी? Which right of गीतू has infringed? गीतू के कौन से राइट्स का उल्लंघन हुआ है इस क्वेश्चन में? सो आपको क्वेश्चन पहले क्लियर हुआ क्या कि गीतू एक आर्टिस्ट है, उसने अपना आर्ट वर्क किया है, एक पेंटिंग बनाई जिसको इंटरनेट पे अपलोड कर दी। ओके, अब बिना गीतू की परमिशन के श्रेयस ने उसकी पेंटिंग को डाउनलोड किया और अपने किसी इनविटेशन कार्ड पर उसको प्रिंट भी कर लिया। तो क्या श्रेयस ने सही काम किया? Which right of गीतू has infringed? सो आंसर होगा नो, श्रेयस हैज नॉट डन द राइट थिंग। श्रेयस को उसकी डिजाइन को, उसकी पेंटिंग्स को यूज नहीं करना चाहिए था विदाउट गीतूस परमिशन। गीतू से परमिशन लेकर उसे उस डिजाइन्स को यूज करना चाहिए था। ओके, ही इन्फ्रिंज्ड गीतूस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो कौन सा राइट है यहाँ पे जिसका उल्लंघन हुआ है? वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट।
क्यों? क्योंकि जो पेंटिंग थी जो गीतू ने क्रिएट की थी वो उसकी प्रॉपर्टी थी और बिना उसके परमिशन के कोई भी उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकता था। ठीक है, इसके राइट्स किसके पास थे? उस प्रॉपर्टी के राइट्स किसके पास थे? गीतू के पास थे। क्लियर हुआ अच्छे से? ये एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को समझने के लिए। तो अब यदि हम देखें तो गीतू अपनी प्रॉपर्टी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती कि कोई भी उसको डाउनलोड ना करे, उसको यूज ना कर सके। वो अपनी प्रॉपर्टी के कॉपीराइट्स क्रिएट कर सकती है, पेटेंट्स क्रिएट कर सकती है, ताकि कोई भी यूजर जब उसको यूज करे तो उसके साथ में यूज करे, गीतू के जो वर्क है उसके साथ में उसको यूज कर सके, उसके नाम के साथ यूज कर सके। क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाई शुड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बी प्रोटेक्टेड? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्यों प्रोटेक्ट होना चाहिए? जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अभी हमने देखा, इनको क्यों प्रोटेक्ट होना चाहिए? क्यों प्रोटेक्ट होना चाहिए? बिकॉज इट इनकरेजेस इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस टू क्रिएट न्यू सॉफ्टवेयर एंड न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। अभी जैसा हमने जो एग्जांपल देखा प्रीवियस क्वेश्चन में कि गीतू की पेंटिंग्स को श्रेयस ने डिजाइन यूज कर लिया अपने इनविटेशन कार्ड पे। ओके, अब श्रेयस को अपने इनोवेटिव आइडियाज को जनरेट करना चाहिए था, वो भी एक अच्छी पेंटिंग ड्रॉ कर सकता था। तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए कि हम इंडिविजुअल्स को, ग्रुप ऑफ पीपल्स को, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजीज का, न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का यूज करें टू इंप्रूव एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस। जो पहले से एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस है उनको इंप्रूव करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम ऐसे नए नए आइडियाज को या नई टेक्नोलॉजीज को भी डिस्ट्रीब्यूट करें, है ना। बिना उसकी परमिशन के यूज नहीं करना है, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ताकि अदर्स आपके वर्क को यूज करके कुछ नया बना सकें। बात समझ में आई? प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट इन नेशनल इकोनॉमी। अब जो नेशनल इकोनॉमी उसमें भी क्या होता है? प्रमोशन होता है, अपनी नेशनल इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं बढ़ती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लेजरिज्म? ओके, फर्स्ट हमने देखा अदर एथिकल इशू का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पे प्लेजरिज्म। व्हाई इट इज पनिशेबल ऑफेंस? डिफाइन प्लेजरिज्म। देखो, तीन तरीके से, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, प्लेजरिज्म का बता दिया, डिफाइन प्लेजरिज्म विच इज करेक्ट आंसर, आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो पहले हम समझ लेते हैं प्लेजरिज्म। होप सभी को पता भी होगा क्या होता है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म ये होता है कि इंफॉर्मेशन को स्टील करना बिना किसी को बताए, बिना ऑनर को बताए, बिना ऑनर की परमिशन लिए आप जब क्या करते हो, इंफॉर्मेशन स्टील कर लेते हो किसी की, तो उसे बोलते हैं प्लेजरिज्म। ओके, तो यहां पर इसके पहले जो हमने देखा था कि श्रेयस ने गीतू की इंफॉर्मेशन को, आर्ट वर्क को बिना उसकी परमिशन के एक्सेस किया था, तो वहां पे कौन सा हम बोल सकते हैं कि फ्रॉड था, वो था कौन सा इश्यूज था इंटरनेट का? प्लेजरिज्म इशू था। Okay, so plagiarism is the act of using or stealing someone else intellectual work, ideas, etc. किसी पर्सन का आइडिया या उसका वर्क या उसका आर्टिकल, उसका म्यूजिक जो उसने कंपोज किया है, वॉट एवर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, जब आप उसका वर्क, ऑनर का वर्क बिना उसको क्रेडिट दिए स्टील करते हो तो वो कहलाता है प्लेजरिज्म। ओके, एंड पासिंग इट एज योर ओन वर्क। और स्टील तो किया लेकिन उसको हम कैसे शो कर रहे हैं? हमारे वर्क की तरह शो कर रहे हैं। ओके, नाउ इन अदर वर्ड्स प्लेजरिज्म इज अ फेलियर इन गिविंग क्रेडिट टू पर्टिकुलर सोर्स। तो प्लेजरिज्म क्या होता है? एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि फेलियर है। ओके, प्लेजरिज्म एक फ्रॉड की तरह भी होता है। क्यों? क्योंकि आप बिना किसी पर्सन को, ऑनर को क्रेडिट दिए उसकी सारी चीजों को, उसकी इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हो। ओके, सो एक फ्रॉड की तरह भी ये कमिट होता है। एंड वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। Since intellectual property holds a legal entity status, intellectual property क्या होल्ड करता है? एक legal entity status। legal entity status मतलब उसके कॉपीराइट है, पेटेंट्स हैं, तो ये सारी लीगल चीजें होती हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं। ओके, violating its owner's right is a legally punishable offense। अब यदि कोई यूजर कॉपीराइटेड चीज को यूज कर रहा है बिना उसकी परमिशन के, बिना उसको बताए, ठीक है, और अपने नाम से जब उसको पब्लिश करता है, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस होता है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिजिटल प्रॉपर्टी? दिस इज द थर्ड एथिकल इशू जो हमने पढ़ा था। ओके, सो डिजिटल प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसा अभी हमने देखा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सीखा, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो जो इंफॉर्मेशन बेसिकली इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, ऑनलाइन अवेलेबल होती है, किसी ऑनर की इंफॉर्मेशन जो उसने क्रिएट की है, हो सकता है जो उसने कोई म्यूजिक कंपोज किया हो, कोई आर्टिकल लिखा हो, ओके, कोई कुछ भी, वॉट एवर, कोई उसने बुक लिखी हो। क्लियर? तो जो भी इंफॉर्मेशन
ऑनलाइन अवेलेबल होती है वो डिजिटल प्रॉपर्टी कहलाती है। कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है। क्लियर? सो गिव सम एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर डिजिटल प्रॉपर्टी के आपको एग्जांपल भी देना है। तो पहले हम बात कर लें डिजिटल प्रॉपर्टी, जिसको हम डिजिटल एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, refers to any information about you are created by you that exist in digital form either online or an electronic storage device। अब जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑनलाइन होगी या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में होगी। ओके, सो ये जो चीजें होती हैं इन्हें हम डिजिटल एसेट्स भी बोलते हैं और इन्हें हम डिजिटल प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। अब क्या क्या हो सकता है इसमें? कोई ऑनलाइन पर्सनल अकाउंट हो सकता है, सपोज आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट हो गया, कोई ईमेल हो गया, कोई शॉपिंग अकाउंट हो गया, वीडियो गेमिंग अकाउंट हो गया, ऑनलाइन स्टोरेज अकाउंट हो गया। तो ये आपने देखा कोई भी अकाउंट हो सकता है, गेमिंग अकाउंट, ईमेल अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट, या फिर कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई ब्लॉग हो सकता है, डोमेन नेम हो सकते हैं रजिस्टर्ड इन योर नेम, या फिर कुछ भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ओके, कोई आर्ट वर्क हो सकता है, कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है। सो वॉट एवर प्रेजेंट ऑनलाइन, वॉट एवर अवेलेबल ऑन इंटरनेट, वॉट एवर अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस इज नोन एज डिजिटल प्रॉपर्टी। ओके, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने यहाँ देखे। एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि इन एग्जाम्पल्स पे बेस्ड भी एमसीक्यू बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, describe the terms free software and open source software। फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को डिस्क्राइब करना है। अब देखिए इश्यूज खत्म हो गए, एथिकल इश्यूज जो हमने देखे थे कौन कौन से देखे हमने? प्राइवेसी, फ्रॉड, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्लेजरिज्म, और लास्ट जो हमने देखा था डिजिटल प्रॉपर्टी। ये कुछ इश्यूज थे, एथिक्स थे जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट थे जो आपने पढ़े। अब हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर्स। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड है वो फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे बेस्ड है। सो लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि क्या होता है फ्री सॉफ्टवेयर और क्या होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे उन्हीं को एक्सप्लेन करना है, तो फिर से रिवाइज कर देती हूँ मैं। फ्री सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, वो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जिसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, आप उनको उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो, रन कर सकते हो, यूज कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो फ्री सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हो आप? 4 फ्रीडम्स के साथ यूज करते हो। नॉट ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं, उस पर 4 फ्रीडम्स भी होती है, रन, इंप्रूव, स्टडी एंड शेयर की। ओके, सो फ्री सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल होते हैं, विच कैन बी कॉपीड, मॉडिफाइड और डिस्ट्रीब्यूटेड एज वेल, जिसको आप कॉपी, मॉडिफाइड, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, हुज सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल। ये चीज ध्यान रखना कि उसके सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर क्या हुए? वो सॉफ्टवेयर्स हुए कौन से? जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो आप, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, बट उनके सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होते हैं। अब बात करते हैं हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। ओके, सो पहले फ्री सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल देख लें। फ्री सॉफ्टवेयर का एग्जांपल मैंने आपको बताया था GNU, एक GNU प्रोजेक्ट था जो रिचार्ड स्टेलमन ने लॉन्च किया था 1983 में। बार बार बोल रही हूँ, इट मीन्स कि आपके एमसीक्यू बेस्ड भी है क्वेश्चन। क्लियर हुआ? तो GNU प्रोजेक्ट में क्या किया था, उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जो फ्री अवेलेबल था। ओके, और GNU नॉट यूनिक्स था उसका फुल फॉर्म। क्यों? क्योंकि यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो GNU प्रोजेक्ट के पहले था, जो फ्री में अवेलेबल नहीं था। तो रिचार्ड स्टेलमन ने बहुत स्टडी किया और उसके बाद अपनी टीम के साथ एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल था, जिसको शेयर कर सकते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। क्लियर? अब आती है बात ओपन सोर्स कोड की। तो जैसा मैंने बताया, क्या बताया कि फ्री सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है। तो जब सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है तो यूजर उसमें चेंजेस नहीं कर सकता, अपना नया सॉफ्टवेयर बना नहीं सकता, है ना। अब सोर्स कोड अवेलेबल होगा मतलब हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करेंगे और नए नए सॉफ्टवेयर, नए नए वर्जन बना सकते हैं, है ना। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या बताया था मैंने? मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स के अपने नए नए वर्जन्स क्यों निकल के आते हैं? क्योंकि मोजिला फायरफॉक्स का जो प्रोग्रामिंग कोड होता है, जो सोर्स कोड होता है, वो हमें अवेलेबल होता है। ओके, तो जब आपको सोर्स कोड अवेलेबल है और आप जानते हो कोडिंग लैंग्वेज को, पाइथन, C++, जावा, उनमें कोडिंग करना जानते हो, सोर्स कोड को समझते हो, तो आप उसमें अपने चेंजेस करके कोई सा भी नया वर्जन तैयार कर सकते हो, है ना। तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इट इज द सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज अवेलेबल। बहुत ध्यान से समझिए, जिसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, विच कैन बी कॉपीड, मॉडिफाइड, रीडिस्ट्रीब्यूटेड एज वेल।
इसको आप कॉपी भी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो। देयर मे और मे नॉट बी चार्जेस पेएबल। इट मीन्स कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जरूरी नहीं है कि आपको हर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए पे करना पड़े। ओके, ये चार्जेबल भी होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल होते हैं। ओके, सो इन्हें हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब देखिए इसका एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे। क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे? लाइनेक्स। ये जो दिख रहा है लाइनेक्स, ये क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कौन सा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब लाइनेक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब इसके सोर्स कोड में चेंजेस किया गया और एक नया सॉफ्टवेयर बनाया गया था जिसको हम बोलते हैं उबंटू। क्या बोलते हैं हम इसे? उबंटू। आप सभी को मैंने लास्ट वीडियो में इसके पिक्चर्स भी दिखाए थे। क्लियर? तो उबंटू क्या है? एक लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें लाइनेक्स के सोर्स कोड में चेंज करके नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। ओके, सो ये कौन सा हुआ? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हुआ। अब आपके माइंड में बात आ रही होगी, फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो देख लिया, लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो ना तो फ्री होते हैं और ना ही आपको उसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है। तो वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो जिसका बेस्ट एग्जांपल था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विस्टा, माइक्रोसॉफ्ट 95, 98, विंडोज एक्स, या फिर हम विंडोज 10 की भी बात कर सकते हैं। ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। इसको परचेज करने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, इसका लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। ओके, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है और ना ही इनका कोई सोर्स कोड आपको फ्री में अवेलेबल होता है। तो अच्छे से समझ में आया ये क्वेश्चन, है ना? इसको और डिटेल में मैंने समझाया हुआ है जब मैंने इस टॉपिक को कवर किया था। तो लास्ट वीडियो आप देखिए, उसमें मैंने इन सारे टॉपिक्स को लाइसेंस के साथ में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ओके, एक्सपांड दी फॉलोइंग टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि कुछ टर्म्स हैं उन्हें एक्सपांड करना है। अब देखो ये तो बहुत ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज से, है ना? क्योंकि एमसीक्यूज में फुल फॉर्म्स पूछते हैं। क्लियर? तो आपको फर्स्ट पूछा है ओएसएस। जल्दी बता दो ओएसएस का फुल फॉर्म क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एसडीएलसी ये एक न्यू टर्म है ना? एसडीएलसी, एसडीएलसी का फुल फॉर्म होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब देखो कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप बना रहे हो, जब आप डेवलप करते हो, तो उस टाइम पर जिस लाइफ साइकिल का आप यूज करते हो वो कहलाती है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इट मींस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को इन शॉर्ट समझ लें। सपोज आपको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। क्या करना है? कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। तो इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप क्या देखोगे? सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ रही है इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए? मतलब आपने रिक्वायरमेंट फाइंड आउट किया। अब रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करने के बाद आप ये देखोगे कि उसमें हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करना है तो आपको किन मटीरियल्स की जरूरत पड़ रही है, आपने वो देखा। फिर कितने पीपल्स को आप इन्वाइट करने वाले हो, तो आपने एक पूरा प्रोसीजर फॉलो किया उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत पहले से, टिल जब तक कि वो इवेंट सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमें पहले क्या करना है? प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है कि हम सॉफ्टवेयर को क्यों बना रहे हैं। जब आपको एक बार प्रॉब्लम पता चल गई, देन आप फिर क्या करोगे? उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट को देखोगे, आप उन सारी चीजों को इकट्ठा करोगे जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हो। फिर वो कोई कोड हो सकता है, कोई फ्री सॉफ्टवेयर हो सकता है ना? या फिर आप कुछ डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हो, कोई फॉर्म्स बना सकते हो, किन्हीं सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो आप किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ओके, तो इस तरीके से जिन स्टेप्स का, जिन प्रोसीजर को आप फॉलो करते हो किसी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, उसी को बोलते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप जब आगे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तो वहां भी आपको सबसे पहले सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आई? अभी तो आपको सिर्फ एक फुल फॉर्म के फॉर्म में यहाँ पूछा हुआ है। नेक्स्ट इज जीएनयू। जीएनयू का फुल फॉर्म होता है GNU इज नॉट यूनिक्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, नॉट यूनिक्स क्यों बोला है? क्योंकि यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो पेड ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके लिए आपको कुछ मनी पे करनी पड़ती थी जब आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते थे। ओके, अब GNU मतलब कि GNU प्रोजेक्ट रिचार्ड स्टैलमन ने डिफाइन किया था, जिस प्रोजेक्ट में उन्होंने एक GNU नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल था। इसलिए इसका फुल फॉर्म क्या रख दिया यहाँ पर? GNU नॉट यूनिक्स। अब आप सोच रहे होंगे GNU वर्ड क्यों यूज किया है? क्योंकि ये एक रेसिप्रोकल या हम बोल सकते हैं कि रिकर्सिव वे में यूज किया है। ओके, जैसे वीजा होता है ना, वीजा का फुल फॉर्म भी वीजा के बाद में फिर ISA का फुल फॉर्म होता है सिंपल, वैसे GNU का है कि G फॉर GNU, ओके, N फॉर नॉट एंड U फॉर यूनिक्स। नेक्स्ट इज फ्लॉज। फ्लॉज का मतलब
वो सॉफ्टवेयर्स जो फ्री में प्लस साथ में ओपन सोर्स के साथ में अवेलेबल होते हैं वो कहलाते हैं फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, है ना। तो फ्री मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसका फुल फॉर्म, एल का फुल फॉर्म है लिब्रे या लाइव्र, एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको लिब्रे ऑफिस बताया था, जो फ्री भी अवेलेबल होता है और जिसका सोर्स कोड भी आपको अवेलेबल होता है। तो वो सॉफ्टवेयर जो फ्री में ही होते हैं और जिनका सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है वो कहलाते हैं फ्लॉज, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये कुछ फुल फॉर्म्स है। इसके अदर देन और भी बहुत सारे फुल फॉर्म्स हैं जो आपकी बुक में हैं, क्लियर, जो हमने रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर जयंतो दास इज कंफ्यूज्ड। देखिए फिर एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है ये कि मिस्टर जयंतो दास कंफ्यूज्ड है बिटवीन शेयरवेयर एंड ओपन सोर्स। अभी हमने फ्री सॉफ्टवेयर देखा, ओपन सोर्स देखा, प्रोप्राइटरी देखा। अब मिस्टर जयंतो दास किस में कंफ्यूज्ड है कि फ्रीवेयर, शेयरवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। अब आपको मैं बता दूं, हमने डिस्कस किया था शेयरवेयर और ओपन सोर्स में। तो ओपन सोर्स तो हमने रिसेंटली अभी डिस्कस कर लिया है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में। जिनके सोर्स कोड अवेलेबल होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकते हैं, चार्जेबल भी हो सकते हैं, जिन्हें आप यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वो कहलाते हैं ओपन सोर्स। ओके, अब शेयरवेयर क्या होते हैं? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं थोड़े थोड़े प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जैसे। इट मींस कि शेयरवेयर सॉफ्टवेयर में एक ट्रायल पीरियड के लिए आपको क्या देते हैं, सॉफ्टवेयर फ्री में प्रोवाइड करते हैं। सपोज आप किसी सॉफ्टवेयर को एक वीक तक एक्सेस कर सकते हो, जब आपको वो सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है तो आप उसे फिर परचेज करो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि शेयरवेयर सॉफ्टवेयर के साथ में कोई सा भी सोर्स कोड ओपन अवेलेबल नहीं होता है। ओके, तो ये जो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है वो क्लोज्ड सोर्स कोड सॉफ्टवेयर्स हैं। प्लस साथ में यदि हम बात करें तो ये सॉफ्टवेयर्स के लिए आपको पे करना पड़ता है एक ट्रायल पीरियड के बाद। ओके, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? गेमिंग सॉफ्टवेयर्स। इससे आप बहुत अच्छे से अवेयर हैं। कुछ ऐसे गेमिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको एक ट्रायल पीरियड के लिए, एक दिन के लिए या एक वीक के लिए अवेलेबल होते हैं और आफ्टर दैट आपको फिर उसे परचेज करना होता है। ओके, सो मेंशन एटलीस्ट 2 पॉइंट्स डिफरेंस टू हेल्प द अंडरस्टैंड द सेम। मैंने 2 पॉइंट्स आपको बता दिए कि शेयरवेयर सॉफ्टवेयर में हमें पेमेंट करना है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में हमें कोई ट्रायल पीरियड नहीं मिलेगा। ओके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में भी अवेलेबल होते हैं। सेकंड, इसमें सोर्स कोड अवेलेबल होता है और ये क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वही हमने यहाँ आंसर में भी लिखा हुआ है कि शेयरवेयर which is made available with the right to redistribute copies, but it is stipulated that if one intends to use the software when after a certain period of time, then the license fee should be paid. एक certain period of time के बाद उन्हें उस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस फी पे करना होता है। ओके, शेयरवेयर इज नॉट द सेम थिंग एज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के जैसे नहीं होते हैं शेयरवेयर। ओके, 2 रीजंस है इसके। क्या रीजंस हैं? द सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल, शेयरवेयर में कोई सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है और इसमें आप किसी तरीके का मॉडिफिकेशन भी नहीं कर सकते हो। सिंपल यदि हम बात कर लेते हैं ओएसएस की, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड अवेलेबल होता है और मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हो और इट इज नॉट कंपलसरी कि आपको कोई लाइसेंस फी यहाँ पे करनी होती है। ओके, सो यही मैंने यहाँ पे आंसर में भी लिखा हुआ है कि इट में कम फ्री ऑफ कॉस्ट और विद पेमेंट, दोनों के साथ। और जो पेमेंट होती है वो एक नॉमिनल चार्ज में होती है। ओके, और इट रिफर्स टू अ सॉफ्टवेयर हु सोर्स कोड इज अवेलेबल। ओके, जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, कॉपी और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, मॉडिफाइड एंड रीडिस्ट्रीब्यूट। तो समझ में आ गया शेयरवेयर और ओपन सोर्स भी। तो कुल मिला के हमने 5 सॉफ्टवेयर्स पढ़े। कौन कौन से? फ्री, ओपन सोर्स, फ्री एंड ओपन सोर्स दोनों, शेयरवेयर, फ्रीवेयर और प्रोप्राइटरी। अभी हमने फ्रीवेयर की बात नहीं करी है ना। नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म डिजिटल डिवाइड। अब देखो डिजिटल डिवाइड, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। डिजिटल डिवाइड, देखो डिवाइड तो सबको पता है, भेदभाव होता है एक तरीके का, है ना, जब किसी के साथ में इवन चीजें नहीं होती है। सपोज आप हो, आप और आपके फ्रेंड्स दोनों के साथ में यदि इवन चीजें नहीं हो रही है, ओके, कोई कंपैरिजन हो रहा है, तो इट मींस कोई डिवाइड है। तो जब ये डिवीजन कहाँ होता है, जब ये डिवाइड कहाँ लगता है? डिजिटल। इट मींस कि यहां पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है आईसीटी टेक्नोलॉजीज का, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजीज का। आईसीटी का मतलब कुछ टेक्नोलॉजीज हैं इंटरनेट पर अवेलेबल, एक इंटरनेट खुद ही टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं हम बोल सकते हैं। तो जब इसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है किनके बीच में? अर्बन एंड रूरल एरियाज के बीच में, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड। ओके, अब कैसे? What is the digital divide with regard to freedom of information availability? अब freedom of information availability के साथ में कैसे ये related है?
फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या होता है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। हर एक पर्सन के पास में ये राइट होता है कि वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है और वहां से किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। मतलब उसके पास फ्रीडम होती है कि वो किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से एक्सेस करने में कैपेबल होता है। ओके, बट यहां पर क्या प्रॉब्लम आती है, कब कोई पर्सन इस तरीके का एक्शन नहीं कर सकता है, जब होते हैं डिजिटल डिवाइड्स। ओके, और ये डिजिटल डिवाइड होते हैं अर्बन रूरल पीपल्स के साथ। जो अर्बन एरियाज रूरल एरियाज में होते हैं वहां पे हम इन डिजिटल डिवाइड को देखते हैं कि रूरल एरियाज में जो पीपल्स होते हैं, जो विलेजेस में लोग होते हैं, आज भी कुछ भी ऐसी विलेजेस हैं जहां पर टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है, जहां के लोग प्रॉपर पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कंप्यूटर को यूज करना नहीं जानते हैं, जो इंटरनेट को यूज करना नहीं जानते हैं, जो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना नहीं समझते हैं। ओके, सो अर्बन एरियाज में तो टेक्नोलॉजी दिन पे दिन ग्रो करती जा रही है, ये हम सभी को अच्छे से पता है, और हम टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट भी बन चुके हैं। एक तरीके से हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। सो अ डिजिटल डिवाइड इज एन इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी, है ना, ये याद कर लीजिए आपकी डिजिटल डिवाइड क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी है विथ रिगार्ड टू एक्सेस टू यूज ऑफ इंपैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ओके, टू मेजर रीजंस बिहाइंड डिजिटल डिवाइड इन इंडिया। जो दो मेजर रीजंस है जिनकी वजह से डिजिटल डिवाइड बढ़ता जा रहा है, वो दो रीजंस क्या हुए, पहला हो गया टेक्नोलॉजिकल रीच और दूसरा होता है डिजिटल लिटरेसी। टेक्नोलॉजी रीच, जैसा मैंने बताया कि आज भी कुछ ऐसी विलेजेस हैं जहां पर टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है। ओके, पूरे इंडिया में कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहां पर टेक्नोलॉजी रीच नहीं है अभी, ठीक है। पीपल्स इन रिमोट एरियाज ऑफ रूरल एरियाज आर पिकिंग अप टू डिजिटल लिटरेसी। और उन्हीं विलेजेस की यदि बात करते हैं हम, कुछ ऐसी विलेजेस भी हैं जहां पर डिजिटल लिटरेसी नहीं है, मतलब पर्सन वहां की स्किल्ड नहीं है, वो नहीं जानते हैं इंटरनेट पे आप किस तरीके से ई कॉमर्स का यूज कर सकते हो, कैसे आप ई गवर्नेंस कर सकते हो। ओके, सो गवर्नमेंट इस डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए बहुत सारे ऐसे एक्शंस ले रही है, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जिनके थ्रू हम डिजिटल डिवाइड को कम कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्मार्ट सिटीज का जो मिशन है वो, ऐसे बहुत सारे एक्शंस है जो गवर्नमेंट के थ्रू लिए जा रहे हैं ताकि इस डिजिटल डिवाइड को हम कम कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी आपका जो है एक हम बोल सकते हैं कि, नहीं भैया कर लो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि ये तो, आ जाओ आ जाओ। Would you suggest open source software for an organization or sector where the performance is the factor of utmost importance such as military? आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। क्या आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सजेस्ट करोगे किसी ऑर्गेनाइजेशन को जहां पे आपको क्या करना है, एक फैक्टर होगा मेन इंपॉर्टेंट जिसका नाम है परफॉर्मेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वो ऑर्गेनाइजेशन आप समझ सकते हो, सपोज मिलिट्री। तो क्या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री जैसी ऑर्गेनाइजेशन को आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सजेस्ट करोगे? ओके, अब इसके लिए इन्होंने और आगे इस चीज को इनहांस किया है। यू मस्ट बी अवेयर दैट, जब आपको पता है कि मिलिट्री जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनकी नीड्स अलग होती हैं एज कंपेयर टू कमर्शियल सेक्टर। यदि हम बिजनेस की बात करते हैं, कमर्शियल सेक्टर की बात करते हैं, तो मिलिट्री सॉफ्टवेयर जो होता है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो टोटली डिफरेंट होती है ना। उनके सॉफ्टवेयर्स की नीड्स अलग होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक मिशन। क्योंकि मिलिट्रीज का क्या होता है, यूनिक मिशन होता है और उनका एनवायरमेंट भी कैसा होता है, डिफरेंट होता है। So while commercial sector choose software, अब commercial sectors कैसे सॉफ्टवेयर को चूज करते हैं, on the basis of factors like application choice, easy of use, services, support, price, reliability and performance. ओके, तो यदि हम कमर्शियल सेक्टर की बात करते हैं तो कमर्शियल सेक्टर में जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो हम ऐसे यूज करते हैं कि इजी ऑफ यूज हो, प्राइस से रिलेटेड हो, सर्विस सपोर्ट को प्रोवाइड करें, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करें, हम अच्छी परफॉर्मेंस अचीव कर सकें। And the performance the military does the same depending upon the factors. अब यदि मिलिट्री की बात करते हैं तो मिलिट्री के क्या फैक्टर्स होते हैं, रिलायबिलिटी, लॉन्ग टर्म सपोर्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर। ओके, सो क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है
किस क्वेश्चन में क्या समझाया है आपको कि यहाँ पर क्या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को आप कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करना सपोर्ट करोगे, कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करे तो कौन सा यूज करे, क्यों? क्योंकि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनके जो नीड्स हैं वो जिन सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं वो डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, सो कीपिंग इन माइंड जो अभी हमने फैक्टर्स देखे कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के कमर्शियल सेक्टर के क्या फैक्टर्स है और मिलिट्री जो सेक्टर है उसके क्या फैक्टर्स है, दोनों फैक्टर्स हमने देखे। सो कीपिंग इन माइंड द अबव सिनारियो, इस कंडीशन को जो मैंने अभी बताई उसको ध्यान में रख के हमें आंसर करना है कुछ क्वेश्चंस का एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ। गिव एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, आपको वो सॉफ्टवेयर सजेस्ट करना है, वो सॉफ्टवेयर बताना है जो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकती है, और वो सॉफ्टवेयर कौन से हो सकते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। सो यू आर रिकमेंडिंग वन, कि आप कोई सॉफ्टवेयर रिकमेंड कर सकते हो। सो अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि कमर्शियल सेक्टर एक बिजनेस सेक्टर होता है जिसमें आपके पास ई कॉमर्स से रिलेटेड जितनी वेबसाइट्स होती हैं वो होती हैं, और उनमें हमें गुड्स की बाइंग सेलिंग जो सर्विसेज होती है कस्टमर को क्या सपोर्ट करना है, ओके, प्राइस से रिलेटेड, नेट बैंकिंग से रिलेटेड, ये सारी चीजें होती है ई कॉमर्स में। लेकिन वही हम बात करते हैं किसकी? मिलिट्री की। तो मिलिट्री जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही ज्यादा हाई स्केलेबल रिलायबल फील्ड है, रिलायबल इन्वायरमेंट है, उनका टोटली इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू कमर्शियल। ओके, तो क्या यहाँ पर आप कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सजेस्ट करोगे मिलिट्री के लिए? सो इसका आंसर को पढ़ते हैं हम। द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कम्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप सभी को पता है, सबसे पहले अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके सोर्स कोड अवेलेबल होते हैं, जिनको आप इजीली रीयूज कर सकते हो, मॉडिफाई करके नया कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, है ना, और क्या कर सकते हो? कॉपी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको फ्री में भी प्रोवाइड होते हैं और कुछ आपको नॉमिनल चार्ज पे भी मिलते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते क्या है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, no restriction, no license restriction on type of usage, freedom to modify and redistribute। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जो मैंने अभी बताया कि कोई लाइसेंस फी आपको नहीं प्रोवाइड करना है, लाइसेंस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं, कोई भी यूजर फ्रीडम होती है उससे मॉडिफिकेशन करने की, शेयर करने की सॉफ्टवेयर को। बट ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट इनफ। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे अभी, जो मैंने आपको बताया, क्या ये इनफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मिलिट्री के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए? मिलिट्री क्या इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज कर सकती है टू बी सजेस्टेड एज प्रिफर्ड सॉफ्टवेयर? Not all OSS provide long-term support or secure enough scalable। सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जरूरी नहीं है कि आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट प्रोवाइड करें, या जब आपका ऑर्गेनाइजेशन स्केलेबल हो तो वहां आपको OSS सॉफ्टवेयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। इट इज नॉट नेसेसरी। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें करें। ओके, सो हमें हमारे माइंड में क्या ध्यान रखना है? We cannot blindly recommend any OSS सॉफ्टवेयर। तो हम मिलिट्री को कोई भी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर रिकमेंड नहीं करेंगे, ओके, जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं करेगा। सो द सेम applies to proprietary software as well। और ना ही हम उन्हें ऐसा कोई proprietary सॉफ्टवेयर सजेस्ट करेंगे। ओके, हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर सजेस्ट करेंगे जो स्केलेबल हो, रिलायबल हो, सिक्योरिटी अच्छी हो, ताकि जिन सॉफ्टवेयर का यूज करके वो अपने यूनिक मिशन को पूरा कर सके, है ना। तो हमें कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, कुछ ऐसे ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर को सजेस्ट करना है। तो वो कौन से सॉफ्टवेयर हो सकते हैं? वो सॉफ्टवेयर हो सकते हैं लिनक्स, Apache, MySQL and PHP। These are the long-term softwares। बहुत ध्यान से समझना, Linux एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके सोर्स कोड में आप चेंज करके अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स बना सकते हो। तो मिलिट्री में जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो जरूरी है कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करे, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, उनके मिशंस के अकॉर्डिंग वो नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स बना सकते हैं। ओके, तो उसके लिए जो बेस्ड होता है वो होता है लिनक्स। तो लिनक्स का यूज कर सकते हैं वो। अपाचे फाउंडेशन में अपाचे लाइसेंस का यूज कर सकते हैं। MySQL, अब डेटाबेस की भी जरूरत होती है तो डेटाबेस के लिए वो MySQL सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए PHP का यूज कर सकते हैं। सो ये जो अभी सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया, इन शॉर्ट इन्हें हम लैम्प के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो
सो हम कौन से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को सजेस्ट करेंगे? हम इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को सजेस्ट करेंगे जो रिलायबल है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज होते हैं, ओके, और जिनमें सिक्योरिटी भी मेंटेन्ड रहती है। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं और इनमें वो सारे फीचर हैं जो एक मिलिट्री को चाहिए होते हैं। ओके, सो दिस फीचर्स कैन बी रिकमेंडेड टू मिलिट्री। तो मिलिट्री को क्या करेंगे? ये सारे फीचर्स को रिकमेंड करेंगे जो सॉलिड सपोर्ट करेगा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को। सो क्लियर हुआ? तो यहाँ पे कौन से सॉफ्टवेयर्स की बात करी हमने? लैम्प मतलब लिनक्स, अपाचे, माइस्क्यूएल एंड पीएचपी। सो यहाँ पे खत्म होते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इस चैप्टर के। ओके, सो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन। एक तरीके से हमारे इस चैप्टर का पूरा रिवीजन यहाँ हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे magnetbrains.com से एक्सेस कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको यहाँ पे अपने सिर्फ और सिर्फ क्लास को सिलेक्ट करना है, क्लास 10, और आपको अपना सब्जेक्ट यहां से सिलेक्ट करना है। ओके, सपोज यू सिलेक्ट द सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, तो जैसे ही आप कंप्यूटर एप्लीकेशन को सिलेक्ट करते हो तो नीचे आपको मेरी सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाने हैं। आप किसी भी चैप्टर, आइदर HTML, साइबर एथिक्स, टर्म 1 के जो चैप्टर्स हैं उनके वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो MCQs हो या सैंपल पेपर्स हो। ओके, जिस तरीके से आप किसी भी वीडियो लेक्चर को सिलेक्ट करोगे तो ऐसे इस तरीके से आपको वीडियो लेक्चर शो हो जाने जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है क्वालिटी के साथ, तो प्लीज इसका बेनिफिट लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स के साथ। सो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।